तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन को ऑन कर देना, जिससे आप हर पल का ज्यादा मजा ले सकेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। चू युनजी ने वीर प्रताप से बदला लेने के लिए स्वर्ग विकास शिला का सहारा लिया था। उसने वीर प्रताप के पूरे जीवन की दिशा अपने हाथों से लिख दी थी। हिसाब के अनुसार तो वीर प्रताप को स्त्री मोह में ऐसा फंसना था कि वह तियानचन लोक से कभी बाहर निकल ही न पाता और वहीं बूढ़ा होकर मर जाता। पर अब देखो, वही वीर प्रताप संत बन चुका है। इतना ही नहीं, उसने अपना एक साम्राज्य भी खड़ा कर लिया है। ये बात ध्यान देने वाली है कि दिव्य युद्ध सम्राट के पुत्रों में लू यांगहुआ जैसा वीर जो सबसे पहले परीक्षा पार कर गया था, वह भी संत की अवस्था तक नहीं पहुंच पाया। और वही वीर प्रताप जिसे सब स्त्रियों में डूबा हुआ समझते थे, वह आज संत बनकर बैठा है। दिव्य युद्ध सम्राट के वंश का रक्त ही कुछ ऐसा है। नियम तो ये कहता है कि वीर प्रताप की जितनी संतानें होंगी, उसका भाग्य और उसकी शक्ति उतनी ही घटती जाएगी और सम्राट बनने की उसकी आशा उतनी ही दूर होती जाएगी। पर यहाँ तो उल्टा ही दिख रहा है। वीर प्रताप की संतानों पर उसके भाग्य या रक्त की शक्ति की एक बूंद भी नहीं उतरी है। ये कैसे संभव है? आखिर उसने ये किया कैसे? चू युनजी को अचानक चुप होते देख चू युकिन समझ गई। चू युनजी ने तियानचन लोक में छिपी इस गड़बड़ी को पकड़ लिया है। काफी देर तक चू युनजी उस झटके से उबर नहीं पाए। फिर धीरे से बोली, लगता है उसकी प्रतिभा सच में डरावनी है। चू युकिन ने सीधे पूछ लिया, जब तुम कर्मों का बंधन तोड़ ही चुकी हो तो फिर मेरे जीवन में दखल क्यों दे रही हो? चू युकिन को लगा कि चू युनजी अब भी वीर प्रताप से बदला लेना चाहती है। आखिर चू युनजी के मन में वीर प्रताप के लिए नफरत ही नफरत भरी थी। वह इस दूसरे शरीर में जितनी खुश है, उतनी ही नफरत शायद उसका असली रूप वीर प्रताप से करता होगा। क्योंकि जो सुखी जीवन वह आज वीर प्रताप के साथ जी रही है, वही जीवन तो चू युनजी का असली रूप न जाने कितनी बार अपने सपनों में देख चुका था। पर अफसोस, चू युनजी कभी वीर प्रताप की संगिनी बन ही न सकी। अब वह दिव्य चंद्र राजवंश के महल में कैद पड़ी है और बस आंखों से देख रही है कि कैसे उसका ही दूसरा रूप वह जीवन जी रहा है, जिसका सपना उसने कभी देखा था। उस घड़ी चू युकिन के मन में एक ही डर था, कहीं चू युनजी वीर प्रताप के लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। महान शिया राजवंश को बने अभी थोड़ा ही समय हुआ है। अगर दूसरे राजवंशों की नजर उस पर पड़ गई तो महान शिया पर विनाश टूट पड़ेगा। इस सृष्टि के हर राजवंश के पास राजसी भाग्य होता है, जो सम्राट को साधना में सहायता देता है और उसे अव्यवस्था की शक्ति दिलाता है। अगर किसी बड़े सम्राट को पता चल गया कि महान शिया राजवंश अभी कमजोर है, तो वह आकर उसे मिटा सकता है और उसका राजसी भाग्य छीन सकता है। चू युनजी के लिए वीर प्रताप से बदला लेना तो बहुत सरल था। बस महान शिया राजवंश की खबर फैला दे, फिर तो कई राजवंश खुद ही दरवाजे पर आ खड़े होंगे। चू युकिन की आंखों में वह सतर्कता देखकर चू युनजी शांत स्वर में बोली, तुम्हें डर है कि मैं महान शिया राजवंश की खबर फैला दूंगी? चू युकिन बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम जरूर ऐसा करोगी। चू युकिन की बात पूरी होते ही चू युनजी हंस पड़ी, एक ठंडी हंसी। अगर यह पहले की बात होती तो शायद मैं ऐसा कर देती। चू युकिन एक पल के लिए ठिठक गई। पहले करती थी तो अब क्या नहीं करेगी? क्या चू युनजी इस प्रेम और नफरत को भुला पाए है? चू युकिन को इस पर विश्वास नहीं था। अगर चू युनजी सच में सब भुला सकती तो कर्मों का बंधन तोड़ने के बाद वह अपने दूसरे रूप को ढूंढने क्यों आती? वह आज उसके द्वार पर आए है शायद इसलिए कि वह वीर प्रताप को माफ नहीं कर पाए है और उसे पूरी तरह बर्बाद होते देखना चाहती है। चू युनजी ने बात आगे बढ़ाई, कुछ दिन पहले मेरे महल में एक लाल डोली आकर रुकी थी। शायद उसी लाल डोली के असर से वीर प्रताप के लिए मेरे मन की सारी कड़वाहट मिट गई है। चू युकिन फिर से सन्न रह गई। लाल डोली? वीर प्रताप की कई पत्नियों का संबंध उस लाल ब्याह की डोली से था, इसलिए वह इसके बारे में कुछ जानती थी। वीर प्रताप ने खुद उसे बताया था कि उस लाल डोली का उससे एक गहरा नाता है। चू युकिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही चू युनजी ने फिर कहा, उस लाल डोली के लुप्त होते ही मेरे शरीर के चारों ओर विवाह के धागे लिपट गए और उन धागों का दूसरा सिरा वीर प्रताप से बंधा था। चू युकिन होश में आए पर उसके चेहरे पर उलझन थी। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कर्मों का बंधन तोड़ सकती हो तो विवाह का धागा भी तोड़ सकती हो। मुझे भरोसा है कि तुम्हारी शक्ति से यह कठिन नहीं होगा। आखिर स्वर्ग विकास शिला तुम्हारे हाथ में है। चू युनजी ने पूछा, मैं विवाह का धागा तोड़ूं ही क्यों? ये सुनकर चू युकिन चुप हो गई। चू युनजी ने कभी वीर प्रताप से गहरा प्रेम किया था, वह उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती थी, पर वीर प्रताप ने उसे बार बार ठुकरा दिया। तब उसे कोई आशा दिखाई नहीं देती थी। अब जब भाग्य ने उन्हें विवाह के धागे से बांध दिया है तो इसका अर्थ है कि वे देर सवेर एक होंगे। वह देर सवेर वीर प्रताप की संगिनी बनेगी। उसी क्षण चू युकिन के मन में चार शब्द कौंध गए, बुझी आग फिर भड़कना। क्या ऐसा तो नहीं कि असली रूप ने अपने दूसरे रूप को वीर प्रताप के साथ सुखी देख लिया है और अब वह खुद भी वीर प्रताप की संगिनी बनना चाहती है? चू युकिन ने सीधे पूछ लिया,
लिया, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? चू युनजी बोली, भले ही मैंने कर्मों का बंधन तोड़ दिया हो, पर मेरी चेतना अब भी तुम्हारे उपलोक में प्रवेश कर सकती है। मैं तुम्हारे उपलोक के रास्ते चेतना का संबंध फिर से जोड़ना चाहती हूँ। चू युकिन हल्के से हंस दी, तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगी? अगर वह चू युनजी से चेतना का संबंध जोड़ लेती तो चू युनजी फिर से उसके शरीर पर अधिकार कर सकती थी। कोई नहीं जानता कि चू युनजी सच में वीर प्रताप की संगिनी बनना चाहती है या नहीं। क्या पता अब भी उसके मन में वीर प्रताप से बदला लेने की आग हो। चू युनजी चू युकिन की चिंता समझ गई, इसलिए बोली, तुम मानो या न मानो, मैं चेतना का संबंध फिर से जोड़ सकती हूँ, बस थोड़ा और समय लगेगा। अगर हमारे बीच कर्मों का बंधन सच में पूरी तरह टूट चुका होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे उपलोक में प्रवेश कर पाती? चू युनजी की यह बात सुनते ही चू युकिन को झटका लगा और उसकी भौहें तन गईं। हाँ, बात तो सही है। अगर उनके बीच कर्मों का बंधन पूरी तरह टूट गया होता तो चू युनजी उसके उपलोक में न आ पाती, न ही उस पर असर डाल पाती। चू युनजी का उसके उपलोक में आ पाना ही इस बात का प्रमाण है कि कर्मों का बंधन अब भी बाकी है, बस वह आंखों से दिखता नहीं। चू युनजी ने केवल ऊपर का बंधन तोड़ा था। अगर कर्मों का बंधन अब भी है तो चू युनजी का अपने दूसरे रूप पर फिर से अधिकार पा लेना असंभव नहीं है। चू युनजी ने आगे कहा, कर्मों का बंधन टूटने पर भी तुम्हारी बटी हुई आत्मा मुझसे ही निकली है। मैं मूल रूप हूँ, मैं अब भी तुम्हारी बटी हुई आत्मा को अपने में मिला सकती हूँ। तुम जानती हो कि मेरे पास स्वर्ग विकास शिला है, बस मैं स्वर्ग विकास शिला को जगाऊं तो तुम्हारी बटी हुई आत्मा को अपने में मिलाना कठिन नहीं होगा। स्वर्ग विकास शिला पल भर में एक संसार रच सकती है और दूरी चाहे कितनी भी हो, चू युनजी और चू युकिन को एक साथ उसी संसार में खींच सकती है। भले ही स्वर्ग विकास शिला से संसार रचने के लिए बहुत सारी आत्म शक्ति लगती है और चू युनजी की अभी की शक्ति से बना संसार अधिक देर टिकेगा नहीं, पर चू युनजी और चू युकिन का मिलन होने में अधिक समय लगेगा भी नहीं। चू युकिन चुप हो गई। वह जानती थी कि स्वर्ग विकास शिला की शक्ति भयानक है। अगर उसने चू युनजी की बात नहीं मानी तो चू युनजी सच में स्वर्ग विकास शिला को जगा सकती है। लंबी चुप्पी के बाद चू युकिन बोली, तुमने स्वर्ग विकास शिला का प्रयोग करके वीर प्रताप की परीक्षा की राह बिगाड़ी, उसे चोट पहुंचाए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम फिर से उसके पास लौट सकती हो? भले ही चू युनजी मूल रूप थी, फिर भी चू युकिन उसके इस काम से सहमत नहीं थी और उसे विश्वास नहीं था कि वीर प्रताप चू युनजी को माफ कर देगा। वीर प्रताप से बदला लेने के लिए स्वर्ग विकास शिला का प्रयोग भी चू युनजी ने ही किया था, कर्मों का बंधन भी चू युनजी ने ही तोड़ा था और अब वही चू युनजी फिर से वीर प्रताप के पास लौटना चाहती है। चू युकिन को तो इस बात का भी डर लगने लगा था कि अगर वीर प्रताप को पता चल गया कि उसका और चू युनजी का कर्मों का नाता भी जुड़ा हुआ है तो कहीं वह उससे भी घृणा न करने लगे। चू युनजी ठंडे स्वर में बोली, मैं उसके पास लौट पाऊंगी या नहीं, यह फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तक मेरे और उसके बीच भाग्य का बंधन बाकी है, मैं देर सवेर उसकी संगिनी बनूंगी ही। चू युकिन को मानना पड़ा। चू युनजी की चमड़ी सच में बहुत मोटी है, पर सच कहें तो चू युनजी हमेशा से ऐसी ही थी। जब पिछले जन्म में वीर प्रताप दिव्य चंद्र राजवंश में था तब भी चू युनजी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थी। अगर दिव्य युद्ध सम्राट को बाद में ये पता न चलता कि उसके पास अव्यवस्था वाली आत्मा है और उसे दिव्य चंद्र राजधानी में महारानी बनाकर कैद न कर दिया जाता तो वह शायद आज तक वीर प्रताप से चिपकी रहती। अब सोचो तो वह अब भी वीर प्रताप से चिपकी ही हुई है। चू युकिन को खुद चू युनजी ने ही वीर प्रताप के पास भेजा था। वह चू युनजी का ही दूसरा रूप है। अगर वह वीर प्रताप से लिपटी है तो इसका अर्थ यही हुआ कि चू युनजी ही वीर प्रताप से लिपटी है। पहले चू युनजी को कोई आशा नहीं दिखी थी तो उसका प्रेम नफरत में बदल गया था। अब जब उसने भाग्य का धागा देख लिया है तो उसे फिर से आशा मिल गई है और वह स्वाभाविक रूप से हार मानने को तैयार नहीं है। चू युकिन ने कहा, इस बारे में मुझे वीर प्रताप से पूछना होगा। चू युनजी बोली, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। चू युकिन बोली, मुझे कैसे भरोसा हो कि तुम सच में उसके पास लौटना चाहती हो? अगर तुमने मेरे शरीर पर अधिकार कर लिया और वीर प्रताप को चोट पहुंचा दी तो? चू युनजी ने कहा, तुम्हें जीवन देने वाला कर्मों का बंधन मैं तोड़ चुकी हूँ। मेरी चेतना तुम्हारे शरीर में आ भी जाए तो भी मैं इसे अपने वश में नहीं कर सकती जब तक कि मैं तुम्हारी इस आत्मा के टुकड़े को पूरी तरह निगल न जाऊं। अगर मुझे सच में तुमसे पूरी तरह मिलना होता तो मैं सीधे स्वर्ग विकास शिला जगा कर तुम्हें उसी संसार में खींच लेती। यहाँ बैठकर तुमसे इतनी बातें न कर रही होती। चू युकिन ने कुछ पल सोचा, फिर पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर चू युनजी जानती है कि चेतना का संबंध जोड़ने पर भी वह अपने दूसरे रूप के शरीर पर अधिकार नहीं कर पाएगी तो फिर इस चेतना के संबंध का लाभ क्या है? तभी चू युनजी बोली, एक बार चेतना का संबंध जुड़ जाए तो मैं तुम्हें दिव्य युद्ध सम्राट के षड्यंत्र के बारे में बता सकती हूँ। तुम भी नहीं चाहोगी न कि वीर प्रताप दिव्य युद्ध सम्राट का सवारी शरीर बन जाए। चू युकिन का मन एक पल के लिए सुन्न हो गया। दिव्य युद्ध सम्राट का सवारी शरीर, इसका क्या अर्थ है? चू युकिन को कुछ आभास हुआ और फिर बोली, ठीक है, मैं मानती हूँ। भले ही दूसरे रूप के पास चू युनजी की यादों का केवल एक हिस्सा था, फिर भी उन यादों से वह कुछ संकेत पकड़ पा रही थी। चू युनजी के सवारी शरीर वाली बात सुनते ही चू युकिन तुरंत समझ गई कि वीर प्रताप और बाकी लोगों की परीक्षा में कुछ गड़बड़ है। चू युकिन के हाँ कहते ही चू युनजी और
और चू युकिन की चेतना उपलोक में प्रवेश कर गई। चेतना के उपलोक में जाते ही उन्हें पता चला कि उनकी चेतना तो पहले से ही जुड़ी हुई है। चू युनजी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। चेतना के जुड़ते ही चू युकिन की सारी यादें बहकर चू युनजी के मन में उतर आईं। चू युकिन की यादें देखकर चू युनजी के हृदय में दुख की लहर उठ गई। उसने देखा कि वीर प्रताप ने मूल रूप ने जो कुछ किया था उसके लिए चू युकिन से जरा भी बैर नहीं रखा, बल्कि वह तो चू युकिन को हद से ज्यादा लाड करता था। ये सोचकर कि उसने प्रेम के नफरत में बदल जाने पर वीर प्रताप से बदला लिया था, चू युनजी अपराध बोध से भर उठी। उसे लगा कि उसने जो भूल की है उसकी भरपाई वह कभी नहीं कर पाएगी। तभी अचानक चू युकिन के महल के बाहर वीर प्रताप की आवाज गूंजी। अरे यह क्या था? बाहर की हलचल महसूस होते ही दोनों स्त्रियां तुरंत उपलोक से बाहर आ गईं और चू युनजी ने तुरंत स्वर्ग विकास शिला से बना घेरा हटा लिया। चेतना के शरीर में लौटते ही चू युकिन ने पाया कि चू युनजी ने उसके शरीर पर अधिकार नहीं किया है। इससे चू युकिन को थोड़ी राहत मिली। उनकी अभी की अवस्था एक शरीर में दो आत्माओं जैसी थी। खुद को संभालकर चू युकिन ने आवाज को स्थिर किया और पूछा, प्रताप कोई काम था क्या? उस समय दरवाजे के बाहर खड़े वीर प्रताप ने देखा कि घेरा हट गया है तो उसने द्वार धकेलकर भीतर प्रवेश किया। उसने पहले तो आकाश छलांग से सीधे चू युकिन के महल में पहुंचने की कोशिश की थी, पर द्वार पर आते ही एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे रोक दिया था। वह बहुत समय से मुख्य द्वार से चलकर भीतर नहीं आया था। जहां जाना होता था एक ही सोच में पहुंच जाता था। आज कई वर्षों में पहली बार उसने द्वार धकेलकर प्रवेश किया था। चू युकिन के महल में प्रवेश करते ही वीर प्रताप की नजर बीच सभा भवन में खड़ी चू युकिन पर पड़ी। चू युकिन ने हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी थी। उसका भरा हुआ रूप घुमावदार था। पोशाक शरीर से लिपटी हुई थी, जिसे देखकर मन में कई कल्पनाएं जाग उठती थीं। उसके केश पारंपरिक झूले में बंधे थे। काली लट का एक गुच्छा कंधे पर झूल रहा था, जिससे वह गरिमामयी और शोभामयी लग रही थी। वीर प्रताप ने जिज्ञासा से पूछा, चाची चू अभी वह क्या था? वह तो मुझे भी रोक पाया। अगर सामान्य घेरा होता तो वीर प्रताप तियांचन लोक के भीतर कहीं भी सीधे निकल सकता था, पर अभी वह रुक गया था। ये बात उसे बहुत अचंभित कर रही थी। चू युकिन बोली, यह एक विशेष घेरा है जो मुझे मूल रूप की यादों में मिला था। बस अभी इसे आजमा कर देख रही थी। वैसे तुम मुझसे मिलने क्यों आए थे? वीर प्रताप ने चू युकिन को संदेह भरी नजरों से देखा। कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और चू युकिन का बर्ताव साफ बता रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। जब से वीर प्रताप ने चू युकिन को अपना बनाया था, उसने उसे अपने सामने इतना घबराया हुआ शायद ही कभी देखा था। वीर प्रताप ने महल में चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर मुस्कुरा कर कहा, चाची चू तुमने महल में किसी को छिपा तो नहीं रखा? मुझे देखकर इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? चू युकिन ने वीर प्रताप की ओर देखा और बोली, मैं भला किसे छिपाऊंगी? तुम संत हो, पूरा तियांचन लोक तुम्हारे वश में है। अगर मैं किसी को छिपाती तो तुम्हें बहुत पहले पता चल जाता। वीर प्रताप हंस पड़ा। वो चू युकिन के पास आया, उसकी कमर में हाथ डाला और उसे कोमल सेज की ओर ले जाते हुए बोला, अच्छा मैं तो बस हंसी कर रहा था। काफी समय हो गया था यहाँ आए हुए। आज तुम्हारी साधना में सहायता करने आया हूँ। वीर प्रताप की यह बात सुनते ही चू युनजी की भावनाएं तुरंत जाग उठी। चू युकिन की यादें पढ़कर वह जानती थी कि वीर प्रताप की साधना का अर्थ क्या है। उसने चू युकिन की यादों में साधना का सुख पढ़ा तो था, पर खुद कभी उसे जी नहीं पाई थी। अब जब उसकी चेतना फिर से चू युकिन की आत्मा से जुड़ गई है तो चू युकिन के शरीर की हर अनुभूति उसकी मूल आत्मा तक पहुंचेगी। वीर प्रताप का बड़ा हाथ जब चू युकिन की कमर पर धीरे धीरे फिरा तो चू युनजी के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। वीर प्रताप चू युकिन को सेज तक ले गया, फिर उसे सेज पर लिटा दिया, उसके ऊपर झुक गया और उसके लाल होठों को चूम लिया। वीर प्रताप की हर चाल सधी हुई थी। आखिर वह ये सब न जाने कितनी बार कर चुका था, पर चू युनजी के लिए यह पहली बार था जब वह चू युकिन के भीतर वह बेचैनी महसूस कर रही थी। भले ही चू युनजी ने सीधे चू युकिन के शरीर पर अधिकार नहीं किया था, फिर भी चू युनजी की चेतना की उपस्थिति के कारण चू युकिन के शरीर में अनजाने में ही कुछ हल्की असामान्य प्रतिक्रियाएं दिखने लगी। वीर प्रताप चू युकिन को बहुत अच्छी तरह जानता था। भले ही चू युकिन की असामान्य प्रतिक्रिया बहुत हल्की थी, फिर भी वीर प्रताप की नजर से वह बच नहीं पाए। आज चू युकिन हद से ज्यादा घबराई हुई थी। वह उसे जहाँ भी छूता उसका शरीर अपने आप कांप उठता। उनका विवाह हुए तो बहुत समय बीत चुका है और जब वे एकांत में मिलते हैं तो चू युकिन जरा भी घबराती नहीं, बल्कि वही वीर प्रताप को छेड़ती है। उसे लाज आती ही नहीं। वीर प्रताप को तो शक होने लगा कि कहीं सामने खड़ी चू युकिन कोई और तो नहीं जो उसका रूप धर कर आए हो। चू युकिन के साथ घनिष्ठ अवस्था में पहुंचते ही वीर प्रताप ने अपने तंत्र से चू युकिन की पहचान जांची। चू युकिन की जानकारी देखकर वीर प्रताप थोड़ा चौंक गया। वह सोच ही रहा था कि आज चू युकिन का बर्ताव अजीब क्यों है। तो बात ये थी कि चू युकिन के मूल रूप ने चू युकिन के शरीर में प्रवेश कर लिया है। ये सोचकर कि चू युनजी ने उसे परेशान किया था, वीर प्रताप के भीतर क्रोध भड़क उठा। भले ही चू युनजी के बदले ने उसे शक्तिशाली बनने से रोका नहीं था, पर उसने वह फैसला लिया तो था। पर तंत्र के विवरण के अनुसार चू युनजी ने उसे निशाना बनाया था। इसकी जड़ में दिव्य युद्ध सम्राट का किया हुआ काम था। मन का मैल। यह मन का मैल क्या होता है? वीर प्रताप यही सोच रहा था कि तभी तंत्र की आवाज गूंजी। मन का मैल एक शाप है जो भीतर की बुरी भावनाओं
को बढ़ा देता है। तंत्र की बात सुनते ही वीर प्रताप तुरंत समझ गया कि चू युनजी का प्रेम नफरत में बदला था, तो इसका कारण दिव्य युद्ध सम्राट द्वारा उस पर छोड़ा गया मन का मैल था। दिव्य युद्ध सम्राट ने ऐसा क्यों किया, ये समझना कठिन नहीं है। जब दिव्य युद्ध सम्राट ने चू युनजी को अपनी महारानी बनाया होगा तो उसे पता रहा होगा कि चू युनजी उसके पुत्र से प्रेम करती है। चू युनजी को उस प्रेम से हटाने के लिए ही उसने उस पर शाप डाल दिया, जिससे उसका प्रेम नफरत बन गया। मानना पड़ेगा, ये लाल डोली सच में बहुत शक्तिशाली है। ये तो दिव्य युद्ध सम्राट का शाप भी मिटा सकती है। लगता है चू युकिन के उपलोक में जो गड़बड़ हुई थी वह चू युनजी के कारण ही थी। वह आज चू युकिन के पास उपलोक की स्थिति और वहाँ की गड़बड़ी का कारण पूछने ही आया था। अब लगता है उसे कारण ढूंढने की जरूरत नहीं रही। पर अगर चू युनजी ने चू युकिन से कर्मों का बंधन तोड़ ही दिया था तो उसकी चेतना चू युकिन के उपलोक में घुसी कैसे? छोड़ो, अब इस बारे में सोचना बेकार है। वह अभी लाल ब्याह की डोली से जुड़ी किसी बात के बारे में सोचना नहीं चाहता, क्योंकि वह तंत्र के गहरे रहस्यों तक अभी पहुंच नहीं पाया है। उस समय वीर प्रताप को रुका हुआ देखकर चू युनजी को थोड़ी उलझन हुई। चू युकिन की यादों से वह जानती थी कि वीर प्रताप बहुत अधीर स्वभाव का है। ऐसे समय में वह खुद को रोक कैसे सकता है? पर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए चू युनजी ने चू युकिन के काम में दखल नहीं दिया। चू युकिन का शरीर अब भी चू युकिन के ही वश में था, बस चू युकिन को ही प्रतिक्रिया देनी थी। तभी अचानक वीर प्रताप निर्मम हो उठा। चू युनजी कुछ समझ पाती उससे पहले ही लगातार तीव्र झटकों ने उसे बिखेर दिया। चू युकिन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि वीर प्रताप कितना निर्मम हो सकता है, पर चू युनजी के लिए यह पहला अनुभव था। और चू युनजी की चेतना जब से चू युकिन से जुड़ी थी तब से दोनों की अनुभूति एक हो गई थी, जिससे चू युनजी अधिक देर टिक नहीं पाए। साथ ही क्योंकि चू युनजी की चेतना चू युकिन के शरीर के भीतर थी, इसका असर चू युकिन के शरीर पर भी पड़ रहा था। इसी कारण आज चू युकिन की सिसकियां कुछ ज्यादा ही तेज थीं। इस दुष्ट स्त्री चू युनजी को रौंदने के विचार से ही वीर प्रताप का जोश और बढ़ गया और फिर उसने अपना वेग और तेज कर दिया। उसने तो बहुत पहले ही चू युनजी को सबक सिखाने की योजना बना रखी थी। उसे लगा था कि चू युनजी तक पहुंचने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। आखिर चू युनजी अब भी दिव्य युद्ध सम्राट की महारानी है। अगर उसे रौंदना है तो पहले दिव्य युद्ध सम्राट को हराना होगा। दिव्य युद्ध सम्राट कोई साधारण सम्राट नहीं है, उसे हराना सरल नहीं होगा। परिणाम ये निकला कि चू युनजी खुद ही चली आई। भले ही चू युनजी का मूल शरीर यहाँ नहीं है, पर उसकी चेतना तो चू युकिन से जुड़ी हुई है। चू युकिन को सताना वही चू युनजी को सताना है। शुरू में चू युकिन को वीर प्रताप के इरादे का पता नहीं चला। उसे लगा कि वीर प्रताप आज शुरू से ही इतना प्रचंड है जैसा वह पहले करता था, ताकि जल्दी से साधना की अवस्था में पहुंचा जा सके। पर चू युकिन को जल्दी ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। पहले वीर प्रताप उसे थोड़ा विश्राम का समय देता था, पर आज वीर प्रताप ने उसे सांस लेने का एक भी अवसर नहीं दिया। उसी समय वीर प्रताप ने उसे पलट दिया। चू युकिन ने सिर उठाकर वीर प्रताप की आंखों में देखा तो पाया कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं, मानो वह पागल हो गया हो। चू युकिन चौंक गई, कहीं वीर प्रताप साधना करते करते भटक तो नहीं गया। ये सोचकर चू युकिन ने हांफते हुए जल्दी से कहा, हाँ स्वामी, तुम्हें क्या हुआ? वीर प्रताप ने चू युकिन की बात अनसुनी कर दी और अपना काम करता रहा। चू युकिन के पास कोई उपाय नहीं बचा, उसे वीर प्रताप को उसकी मनमानी करने देनी पड़ी। चू युनजी को अपने सामने सिसकते और दया की भीख मांगते हुए सोचकर ही वीर प्रताप को बहुत सुख मिल रहा था, जबकि चू युकिन अब भी यही सोच रही थी कि कहीं वीर प्रताप साधना में भटक तो नहीं गया। उसे लगा कि वीर प्रताप अपनी सारी बुरी भावनाएं निकालकर जल्द ही शांत हो जाएगा, इसलिए उसने और कुछ नहीं किया, बस उसका साथ देती रही। भले ही वीर प्रताप प्रचंड था, पर चू युकिन इस तीव्र साधना का अनुभव पहले कर चुकी थी। अब सबसे ज्यादा कष्ट उसे नहीं, उसके मूल रूप को हो रहा था। वह साफ महसूस कर पा रही थी कि मूल रूप की चेतना बिखरने लगी है और इसका असर उसके अपने शरीर पर भी पड़ रहा है। चू युकिन के हृदय में धक्का लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीर प्रताप को पता चल गया है कि उसके मूल रूप की चेतना उसके शरीर में प्रवेश कर गई है, इसलिए वह आज इतना प्रचंड है। लियू छिंगछियू ने उससे जो बातें कही थी वह याद आते ही चू युकिन चिंतित हो उठी। उसने लियू छिंगछियू से सुना था कि लियू छिंगयुन समय समय पर उसके शरीर पर अधिकार कर लेती है और तब वीर प्रताप बहुत उत्तेजित हो जाता है। उसे लियू छिंगयुन समझकर कई तरह से सताता है और टेढ़ी साधना करता है, उसे मनुष्य की तरह देखता ही नहीं। क्या वीर प्रताप की अभी की अवस्था वैसी ही नहीं है जैसी लियू छिंगछियू ने बताई थी? वीर प्रताप ने जो कई रहस्यमय शक्तियां दिखाई हैं, उन्हें देखते हुए ये संभव तो है कि उसे उसके भीतर दूसरी चेतना की उपस्थिति का पता चल गया हो। ये सोचकर कि चू युनजी शायद वीर प्रताप की पकड़ में आ गई है, चू युकिन घबरा गई। उसे सबसे बड़ा डर यही था कि वीर प्रताप मूल रूप के कारण उस पर क्रोध न निकाल दे। ये तो मुसीबत हो गई। चू युकिन बहुत तनाव में थी और घबराई हुई थी। इस अवस्था में उसका शरीर और भी संवेदनशील हो गया और पूरा शरीर तन गया। वीर प्रताप ने चू युकिन की घबराहट साफ महसूस कर ली, पर वह न रुका न कुछ बोला, बस अपने काम में लगा रहा। समय दिन बीतता गया और पलक झपकते ही 2 महीने निकल गए। इन 2 महीनों में वीर प्रताप शायद ही कभी रुका। पहले वीर प्रताप कुछ समय साधना करता, फिर कुछ समय विश्राम करता था, पर पिछले 2 महीनों से वीर प्रताप लगातार चू युकिन के साथ जुड़ा रहा।
रहा। उस समय चू युनजी का मूल शरीर, क्योंकि उसकी चेतना चू युकिन से जुड़ी हुई थी, वह भी कोमल सेज पर निढाल पड़ी थी। भले ही उसने चू युकिन की यादों में वीर प्रताप की भयानक शक्ति पर रखी थी, फिर भी उसे अंदाजा नहीं था कि अनुभूति इतनी तीव्र होगी। कई बार तो उसका मन किया कि चू युकिन से अपना संबंध तोड़ दे और होश में आ जाए, पर जाने क्यों वो उस अनुभूति पर मोहित हो उठी थी। मन बिखर जाने पर भी वह चू युकिन की चेतना से अपना नाता तोड़ने को तैयार नहीं थी। कुल मिलाकर ये पीड़ा और मिठास का मिला जुला अनुभव था। भोर का समय था, सूर्य की एक किरण कमरे में आकर पड़ी, वह कोमल सेज पर लोगों के शरीरों पर चमक रही थी। पसीने की बूंदों पर धूप पड़ते ही कमरे के दोनों लोग चमकते हुए उजले दिख रहे थे। पूरा महल शांत हो चुका था। चू युकिन वीर प्रताप की छाती पर लेटी थी, एक छोटी सी गृहिणी की तरह, समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे। वीर प्रताप के पिछले 2 महीनों के बर्ताव को देखकर उसे लग रहा था कि उसे शायद पहले ही पता चल गया है कि चू युनजी की चेतना फिर से उसके शरीर में आ गई है, नहीं तो वह इतना निर्मम न होता। ये साफ तौर पर वीर प्रताप का चू युनजी से बदला लेने का तरीका था। वीर प्रताप ने पहले कहा था कि अगर कभी उसने उसके मूल शरीर को पकड़ लिया तो वह उसे कैद कर लेगा और बदला लेने के लिए रोज सताएगा। उसी समय चू युकिन ने मन ही मन चू युनजी से पूछा, बताओ ये सवारी शरीर वाली बात आखिर है क्या? चू युनजी अभी तक संभली नहीं थी, पर चू युकिन का प्रश्न सुनते ही वह थोड़ी सचेत हो गई। ये सोचकर कि उसकी ये दशा उसके दूसरे रूप के सामने खुल गई है, चू युनजी को बहुत असहज लगा। भले ही उसने ही अपना दूसरा रूप रचा था, पर उसने सारे नाते तोड़ दिए थे और दूसरा रूप अब स्वतंत्र था, उसे एक अलग व्यक्ति ही मानना चाहिए। किसी दूसरे के सामने खुद को इस तरह सिसकते और चिल्लाते देखना चू युनजी के लिए सहना कठिन था, पर उसने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। ये पहली बार है, आगे चलकर वह चू युकिन के शरीर से फिर से उसी अनुभूति को जिएगी। तो अगर किसी ने देख लिया तो क्या हुआ? आखिर यह उसका ही दूसरा रूप है। कर्मों का बंधन टूटने पर भी दूसरे रूप की आत्मा उसकी मूल आत्मा से ही निकली है, इसमें लाज की कोई बात नहीं। उस घड़ी चू युनजी ने चू युकिन से ज्यादा बात नहीं की, उसने सीधे अपनी यादों का एक हिस्सा चू युकिन को सौंप दिया और चू युकिन तुरंत समझ गई कि चू युनजी की सवारी शरीर वाली बात का अर्थ क्या है। पता चला कि जब चू युनजी स्वर्ग विकास शिला का प्रयोग कर रही थी तो उसने दिव्य युद्ध सम्राट के बारे में कुछ बातें देख ली थी। दिव्य युद्ध सम्राट ने अपनी संतानों को अनुभव लेने के लिए बाहर भेजा था। इसका मुख्य कारण ये था कि दिव्य युद्ध सम्राट अपने ही रक्त के असर से गिर गया था और उसकी आयु समाप्त होने वाली थी। अपना रक्त सुधारने के लिए दिव्य युद्ध सम्राट ने अपनी संतान के शरीर पर अधिकार करने की योजना बनाई थी और उन्हें अनुभव के लिए बाहर भेजना सवारी के लिए सबसे उत्तम लक्ष्य चुनना था। नियम के अनुसार सम्राट की आयु का संबंध उसके शरीर से नहीं, मुख्य रूप से उसकी आत्मा से होता है। जब तक आत्मा अमर है सम्राट मरता नहीं, पर सम्राट की आत्मा को भी समय खा जाता है और धीरे धीरे वह मृत्यु की ओर चली जाती है। पर लगता है कि दिव्य युद्ध सम्राट को कोई विशेष विधि मिल गई है, बस वह अपनी संतान की आत्मा को सौंप ले और संतान के शरीर पर अधिकार कर ले तो वह घिसी हुई आत्मा को सुधार सकता है और समय की मार से बच सकता है। भले ही चू युनजी को पता नहीं था कि दिव्य युद्ध सम्राट ये कैसे कर पा रहा है, पर जब दिव्य युद्ध सम्राट सवारी शरीर की तैयारी कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसकी विधि जरूर काम करती होगी और दिव्य युद्ध सम्राट ने उसके शरीर को भ्रष्ट नहीं किया है। इसका कारण शायद केवल यह नहीं है कि अव्यवस्था वाली आत्मा अभी पकी नहीं है, बल्कि यह भी है कि दिव्य युद्ध सम्राट चाहता है कि सवारी वाला शरीर अव्यवस्था वाली आत्मा की शक्ति प्राप्त कर ले। जब तक दिव्य युद्ध सम्राट ने उसके शरीर पर अधिकार नहीं किया है वह स्वाभाविक रूप से उसे छुएगा नहीं। बेशक ये चू युनजी का अनुमान है। आखिर दिव्य युद्ध सम्राट अपनी ही संतान के शरीर पर अधिकार करके नया जन्म लेने की योजना बना रहा है तो वह अपना मूल शरीर छोड़ देगा। ऐसे समय में अव्यवस्था की शक्ति सोखने की जरूरत नहीं है। अगर सवारी करने के तुरंत बाद अव्यवस्था की शक्ति सोख ली जाए तो इससे न केवल उस शरीर के भीतर की शक्ति स्थिर होगी बल्कि वह तेजी से शक्तिशाली भी होगा। इसलिए सवारी वाले शरीर द्वारा ही उसका शरीर तोड़ना सबसे उत्तम उपाय है। चू युकिन की समझ में यह नहीं आया कि स्वर्ग विकास शिला ने दिव्य युद्ध सम्राट का रहस्य चू युनजी को क्यों बता दिया। क्या स्वर्ग विकास शिला दिव्य युद्ध सम्राट की जादुई वस्तु नहीं है? अगर दिव्य युद्ध सम्राट को पता होता कि स्वर्ग विकास शिला उसका रहस्य उजागर कर देगी तो वह शायद इसे इतनी आसानी से किसी को उधार न देता। या फिर दिव्य युद्ध सम्राट को लगा हो कि चू युनजी को बता देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चू युकिन को सोच में डूबा देखकर चू युनजी ने आगे कहा, अब वीर प्रताप संत अवस्था तोड़ चुका है और वह दिव्य युद्ध सम्राट के रक्त से प्रभावित भी नहीं है। विवाह करके संतान होने से उसकी साधना पर कोई असर नहीं पड़ा है। दिव्य युद्ध सम्राट के लिए वह सवारी के लिए सबसे उत्तम उम्मीदवार है। अगर दिव्य युद्ध सम्राट को पता चल गया कि वीर प्रताप पहले ही संत बन चुका है तो दिव्य युद्ध सम्राट अंत में जरूर उस पर अधिकार करने की कोशिश करेगा। चू युनजी की बात सुनकर चू युकिन हंस पड़ी। तो तुम कह रही हो कि प्रताप से बदला लेकर उसे शक्तिशाली बनने से रोककर तुम असल में उसकी रक्षा कर रही थी। चू युनजी शांत स्वर में बोली, भले ही मैं उससे बदला लेना चाहती थी पर बदले का परिणाम उसके लिए अच्छा ही निकला। भले ही उसकी आयु समाप्त हो जाए और वह तियांचन लोक में मर जाए, उसकी आत्मा स्वर्ग विकास शिला के असर से फिर से जन्म लेगी और
तियानचेन लोक में ही जीती रहेगी। वह दिव्य युद्ध सम्राट की सवारी नहीं बनेगा। ठीक इसलिए कि वीर प्रताप ने विवाह किया और संतानें हुई, दिव्य युद्ध सम्राट ने वीर प्रताप को पूरी तरह छोड़ दिया है और अब तो तियानचेन लोक पर नजर रखने वालों को भी हटा लिया गया है। चू युकिन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। मूल रूप के काम ने अनजाने में ही वीर प्रताप की सहायता कर दी थी। चू युकिन अभी सोच में ही डूबी थी कि वीर प्रताप ने धीरे से उसकी पीठ सहलाए और कहा, पत्नी क्या सोच रही हो? चू युकिन होश में आए और शिकायत भरे स्वर में बोली, स्वामी क्या मुझसे कोई भूल हो गई जो तुम्हें बुरी लगी? वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, नहीं। चू युकिन ने फिर पूछा, तो फिर आजकल तुम इतने प्रचंड क्यों हो? वीर प्रताप ने उत्तर दिया, इसलिए कि मेरी पत्नी दिन पर दिन और सुंदर होती जा रही है। तुम तो मुझे जानती हो, मैं जरा सी उत्तेजना भी सह नहीं पाता। वीर प्रताप का इरादा चू युकिन का भेद खोलने का नहीं था। अगर वह पहले ही भेद खोल देगा तो चू युनजी शायद फिर कभी न आए। वीर प्रताप ने सोचा कि वह ऐसे ही दिखावा करता रहेगा कि उसे कुछ पता नहीं है। जब जब चू युनजी आएगी वह उसका लाभ उठाएगा। वह उसे अपना खिलौना बना देना चाहता है ताकि वह उसे छोड़कर कभी जा ही न पाए। चू युकिन को वीर प्रताप की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे हमेशा लगता था कि वीर प्रताप को पहले ही पता चल गया है, बस वह अनजान बनने का नाटक कर रहा है। पर जब वीर प्रताप ने अनजान बने रहने का फैसला कर लिया है तो वह भी अभी इस बात को नहीं उठाएगी। वह समझती थी कि यह असल में वीर प्रताप के लिए अच्छी बात है। आखिर यह वीर प्रताप का चू युनजी से बदला लेने का तरीका है। वह भी उसके साथ थोड़ा कष्ट सह लेगी, पर वह थोड़ा सा कष्ट उसके लिए कुछ भी नहीं है। युद्ध समाप्त होने के बाद वीर प्रताप तुरंत नहीं गया। वह चू युकिन के शरीर को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, वैसे उपलोक की गड़बड़ पर कड़ी नजर रखना। मुझे लग रहा है कि उपलोक में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। चू युकिन बोली, ठीक है, अगर फिर कोई असामान्य बदलाव हुआ तो मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगी। वीर प्रताप अचानक बोला, मानना पड़ेगा, उपलोक से निकले जीवों की प्रतिभा अद्भुत है। कई तो आत्मा शिशु अवस्था तोड़ चुके हैं। उनकी साधना की गति देखकर लगता है कि 200 वर्ष से भी कम समय में कोई न कोई प्रत्यावर्तन शून्य अवस्था तोड़ देगा। चू युकिन वीर प्रताप की छाती से लग गई और धीरे से बोली, तुमने ही तो कहा था कि उपलोक के सारे जीव हमारी संतानें हैं। जब तुम पिता देव इतने शक्तिशाली हो तो उनकी साधना की प्रतिभा ऊंची हो, इसमें आश्चर्य क्या है? वीर प्रताप ने चू युकिन को बाहों में लिया और उसके माथे को धीरे से चूम कर कहा, बात तो सही है, मैं पहले ही इतना अद्भुत हूँ तो हमारी संतान भी स्वाभाविक रूप से वैसी ही होगी। इतना कहकर वीर प्रताप ने अर्थ भरी थाप से चू युकिन के नितंब पर हाथ मारा और चू युकिन धीरे से बोली, तुम बड़े नटखट हो। फिर चू युकिन ने पूछा, वैसे तुम बाहर विस्तार करने की योजना कब बना रहे हो? चू युनजी से यह जानने के बाद कि दिव्य युद्ध सम्राट अपनी संतान पर अधिकार करना चाहता है, चू युकिन को डर था कि वीर प्रताप बहुत जल्दी विस्तार करने के कारण दिव्य युद्ध सम्राट की नजर में आ जाएगा। अभी तो दिव्य युद्ध सम्राट ने वीर प्रताप को पूरी तरह छोड़ रखा है। अगर वीर प्रताप महान शिया राजवंश का विस्तार करता रहा और दिव्य युद्ध सम्राट को पता चल गया कि वीर प्रताप पहले ही संत बन चुका है तो दिव्य युद्ध सम्राट शायद वीर प्रताप को ही सवारी के लिए चुन ले। वीर प्रताप की साधना इतनी तेज बढ़ रही है कि वह शायद 1000 वर्ष से भी कम में, बल्कि 500 वर्ष से भी कम में सम्राट बन सकता है। साधकों के लिए, विशेषकर वीर प्रताप जैसे संत के लिए 1000 वर्ष कोई लंबा समय नहीं है। इसलिए चू युकिन की राय में सम्राट बनने से पहले वीर प्रताप के लिए सबसे अच्छा यही है कि वह एक कोने में रहकर साधना पर ध्यान दे। एक बार वीर प्रताप सम्राट बन गया तो दिव्य युद्ध सम्राट को पता चल जाने पर भी उसके शरीर पर अधिकार करना इतना सरल नहीं होगा। वीर प्रताप मुस्कुराया और उल्टा पूछा, तुम्हें अचानक ये प्रश्न क्यों सूझा? चू युकिन ने सिर उठाया, वीर प्रताप की आंखों में देखा और बोली, शायद साधना बढ़ने के कारण पिछले कुछ दिनों से मुझे मूल रूप की कुछ यादें अचानक याद आने लगी हैं। भले ही चू युकिन का इरादा ये बताने का नहीं था कि चू युनजी की चेतना उससे जुड़ी हुई है, फिर भी वह वीर प्रताप को दिव्य युद्ध सम्राट के बारे में सावधान करना चाहती थी। ये बात सावधानी की है। चू युकिन नहीं चाहती थी कि वीर प्रताप को चोट पहुंचे। वह तो वीर प्रताप को ये सलाह देना चाहती थी कि वह तियानचेन लोक छोड़ दे ताकि दिव्य युद्ध सम्राट उसे ढूंढ न पाए। चू युकिन की बात सुनकर वीर प्रताप ने जिज्ञासा का नाटक करते हुए पूछा, अच्छा कैसी यादें? चू युकिन बोली, तुम्हारे पिता ने राजकुमारों को अनुभव के लिए बाहर भेजा था, इसके पीछे कोई गुप्त मकसद लगता है। मुझे संदेह है कि वह सवारी के लिए शरीर ढूंढ रहा है। वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराया। वह तुरंत समझ गया कि यह बात चू युनजी ने चू युकिन को बताई है। चू युनजी चू युकिन के मुख से उसे दिव्य युद्ध सम्राट से सावधान रहने की चेतावनी देना चाहती है। मानना पड़ेगा, लाल डोली का असर बहुत बड़ा था। चू युनजी जो पहले उससे हड्डी तक नफरत करती थी, उसके इतना सताने के बाद भी उससे बैर नहीं रख रही, बल्कि अब तो वह उसे यह बात बताने को भी तैयार हो गई है। फिर वीर प्रताप बोला, धन्यवाद पत्नी, मुझे सावधान करने के लिए। मैंने असल में बहुत पहले ही कुछ अंदाजा लगा लिया था, बस विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसा काम भी कर सकता है। पर अब सोचता हूँ, अगर वह इतना निर्दयी हो सकता है कि अपने सारे पुत्रों को मारकर हमें पुनर्जन्म लेने पर मजबूर कर दे, तो ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है जो वह न कर सके। वीर प्रताप को पहले से सावधान देखकर चू युकिन को आखिर राहत मिली। चू युकिन ने आगे कहा, तियानचेन लोक तुम्हारी
परीक्षा भूमि है। अगर तुम यहीं रुके रहे तो तुम्हारे पिता को पता चल सकता है। क्या तुमने तियानचेन लोक छोड़कर दूसरे तारा क्षेत्र में जाने के बारे में सोचा है? वीर प्रताप शांत स्वर में बोला, जरूरत नहीं है, हमारा रक्त का नाता है। अगर वह मुझे ढूंढना चाहे तो बस सोचने भर की देर है। ये सुनकर चू युकिन एक पल के लिए ठिठक गई। वीर प्रताप की बात सही थी। दिव्य युद्ध सम्राट की शक्ति और रक्त की पहचान की क्षमता को देखते हुए वीर प्रताप चाहे कितनी भी दूर छिप जाए, जब तक वीर प्रताप इसी सृष्टि में है, दिव्य युद्ध सम्राट उसे ढूंढ ही लेगा। चू युकिन के चेहरे पर चिंता की झलक देखकर वीर प्रताप ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर बिखरी लटों को धीरे से हटाया। अच्छा, अब ज्यादा चिंता मत करो, मेरे साथ एक शक्तिशाली रक्षक है, इसलिए अगर उसे पता चल भी गया तो कोई बात नहीं। चू युकिन को याद आया, हाँ, वीर प्रताप के साथ सम्राट स्तर का एक रक्षक लगता है। दिव्य युद्ध सम्राट बहुत शक्तिशाली तो है, पर लगता है कि शुरुआती वर्षों में उसे चोट लगी थी और उसकी आयु समाप्त होने वाली है, तो उसकी शक्ति घटी होगी। जब तक वह महान सम्राट वीर प्रताप के साथ है, दिव्य युद्ध सम्राट के लिए वीर प्रताप के शरीर पर अधिकार करना सरल काम नहीं होगा। चू युकिन ने चिंता छोड़ दी। अब चिंता करने का कोई लाभ नहीं, बस वीर प्रताप के साथ बिताए हर दिन का आनंद लेना है। उसी समय चू युकिन ने कोमल सेज पर हाथ टेक कर उठने की कोशिश की। वह वीर प्रताप के साथ 2 महीने साधना कर चुकी थी, अब उसे अपना स्थान छोड़ना चाहिए था, पर चू युकिन हट पाती उससे पहले ही वीर प्रताप के बड़े हाथ ने उसकी कमर पकड़ ली और उसके शरीर को कसकर दबा दिया। चू युकिन ने सिर उठाकर वीर प्रताप की आंखों में देखा और बोली, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तुम यहाँ 2 महीने से ज्यादा रह चुके हो, अब दूसरी बहनों के पास जाने का समय है। अगर और रुके तो वे नाराज हो जाएंगी। वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराया, कोई बात नहीं, वे बुरा नहीं मानेंगी। वीर प्रताप को उसे छोड़ते न देख चू युकिन बस शिकायत भरी नजरों से उसकी आंखों में देखती रही। वह जानती थी कि वीर प्रताप चू युनजी से बदला लेना जारी रखना चाहता है। तभी वीर प्रताप ने फिर से उस सुंदरी के शरीर को बाहों में भर लिया और पलटकर चू युकिन को अपने नीचे दबा लिया। दिव्य चंद्र महल, आकाश नगर, दिव्य युद्ध सम्राट का राजमहल। सम्राट के महल से सुनहरे मंत्र चिन्ह निकल रहे थे और उसके चारों ओर घुमावदार पथ लिपटे हुए थे। दिव्य युद्ध सम्राट एक बड़े कड़ाह के सामने खड़ा था, जिसमें बैंगनी आग जल रही थी। कड़ाह पर कुछ दरारें थीं, लगता था जैसे वह अभी टूट जाएगा। दिव्य युद्ध सम्राट अपने आप बुदबुदाया, महाविपत्ति निकट आ रही है, मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर पुनर्जन्म विधि सफल हो गई तो शायद मुझे बंधनों से मुक्त होकर स्वर्गीय सम्राट बनने का अवसर मिल जाएगा। उस समय मैं लोगों के पार जा सकूंगा और फिर सृष्टि की विपत्ति की चिंता नहीं रहेगी। दिव्य युद्ध सम्राट बैंगनी कड़ाह को टकटकी लगाए देख ही रहा था कि महल के भीतर से एक आवाज आए, महाराज, 9वें राजकुमार को छोड़कर सभी राजकुमार अपनी परीक्षा पूरी करके राजधानी लौट आए हैं। अपने सेवक की बात सुनकर दिव्य युद्ध सम्राट भावहीन स्वर में बोला, मेरा आदेश सभी राजकुमारों तक पहुंचा दो, मैं उन्हें साधना के सारे साधन दूंगा। जो भी 1000 वर्ष के भीतर अर्ध सम्राट अवस्था तोड़ लेगा वही राजवंश का अगला शासक होगा। जो आ गया महाराज। बात पूरी होते ही वह व्यक्ति मुड़कर चला गया। उसी समय दिव्य युद्ध सम्राट ने हाथ हिलाया और वीर प्रताप को छोड़कर बाकी सभी राजकुमारों की परीक्षा के दृश्य उसके सामने आ गए। तो अगला किसे चुने? दिव्य युद्ध सम्राट का राज आदेश बहुत जल्दी पूरे दिव्य चंद्र राजवंश में फैल गया। लोगों ने जब सुना कि दिव्य युद्ध सम्राट उत्तराधिकारी चुनने लगा है तो बड़ी बड़ी शक्तियों ने भी अपना दांव लगाना शुरू कर दिया। जल्दी ही कई संत राजकुमारों के क्षेत्रों में दिखाई देने लगे। दिव्य युद्ध सम्राट के उत्तराधिकारी चुनने की खबर ने केवल दिव्य चंद्र राजवंश के भीतर हलचल नहीं मचाई, बल्कि सृष्टि के बड़े बड़े राजवंशों को भी हिला दिया। अलग अलग राजवंशों के शासकों ने अंदाजा लगाया कि दिव्य युद्ध सम्राट की आयु समाप्त होने वाली है, इसलिए वह उत्तराधिकारी चुनने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा है तो सृष्टि का पूरा ढांचा फिर से बदलना पड़ेगा। दिव्य चंद्र राजवंश एक शक्तिशाली राजवंश है, उसका राजसी भाग्य बहुत प्रबल है। अगर दिव्य चंद्र राजवंश को मिटा दिया जाए तो दूसरे राजवंशों की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। और वैसे भी अधिकतर राजवंशों का दिव्य चंद्र राजवंश से पुराना बैर था। दिव्य युद्ध सम्राट के शिखर के समय में उसने कई राजवंश मिटा दिए थे और कई राजवंशों तथा पवित्र भूमियों पर आक्रमण किया था। वे शक्तियां आज भी उस पर नजर रखे हुए हैं। जब तक दिव्य युद्ध सम्राट जीवित था वे स्वाभाविक रूप से बदला लेने की हिम्मत नहीं करते थे, पर अगर दिव्य युद्ध सम्राट गिर गया तो दिव्य चंद्र राजवंश में दूसरे सम्राट हो तब भी वे पूरे दिव्य चंद्र राजवंश को बांटने की कोशिश जरूर करेंगे। अपने शिखर पर दिव्य चंद्र राजवंश ने दूसरे राजवंशों और पवित्र भूमियों के सम्राटों के मन में डर बैठा दिया था। कोई नहीं चाहता था कि ऐसा भयानक राजवंश आगे भी बना रहे। दिव्य चंद्र महल, महारानी के महल के भीतर चू युनजी कोमल सेज पर निढाल पड़ी थी। उसका शरीर सुगंधित पसीने से भीगा हुआ था। उसकी लाल राजहंस पोशाक कंधों से सरक गई थी और उसकी आंखें मोहक लग रही थीं। वह अत्यंत मनमोहक दिख रही थी। चू युनजी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वीर प्रताप इतना निर्मम होगा। 2 महीने बीत चुके थे और वीर प्रताप अब भी चू युकिन के साथ उसी काम में लगा था। भले ही उसका मन बिखर गया था, फिर भी वह अपनी चेतना का संबंध तोड़ने को तैयार नहीं थी। वह इस अनुभूति से प्रेम करने लगी थी। चू युनजी मन ही मन सोचने लगी, तो जिसे मैं प्रेम करती हूँ उसके हाथ
हाथों सताए जाने का सुख ऐसा होता है। जिन बातों की उसने कभी कल्पना की थी वे अब सच हो गई थी। उसके भीतर एक गर्माहट उमड़ आई और इस गर्माहट के असर से उसके आमतौर पर ठंडे चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। दिव्य चंद्र महल में आने के बाद से वह न जाने कितने वर्षों से हंसी नहीं थी, पर जैसे ही चू युंजी वीर प्रताप के साथ भविष्य के सुखी जीवन की कल्पना कर रही थी, अचानक एक आवाज आई, महारानी जी, महाराज ने आपको राजमहल में बुलाया है। दरवाजे के बाहर की आवाज सुनते ही चू युंजी की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह फिर से पहले जैसी ठंडी और दूर रहने वाली बन गई। समझ गई, दिव्य युद्ध सम्राट उसे शायद ही कभी बुलाता था, यह कोई अच्छी बात नहीं थी। चू युंजी चिंतित होने लगी। डर था कि कहीं दिव्य युद्ध सम्राट उसके साथ कुछ न कर दे और यह भी कि कहीं उसे वीर प्रताप की बात पता न चल गई हो। चिंता के बावजूद उसे जाना तो था ही। वह अभी महल में कैद थी और कहीं और जा नहीं सकती थी, इसलिए उसे दिव्य युद्ध सम्राट की सुननी ही पड़ती थी। चू युंजी ने अपना रूप संवारा और फिर सीधे आकाश वाले महल की ओर चल दी। दिव्य युद्ध सम्राट के महल में पहुंचकर चू युंजी ने उस बूढ़े को देखा जिससे वह घृणा करती थी। उस समय दिव्य युद्ध सम्राट बैंगनी कड़ाह के सामने खड़ा था, उसकी नजर कड़ाह की दरार पर टिकी थी। चू युंजी के आने का आभास होते ही दिव्य युद्ध सम्राट ने बिना मुड़े पूछा, महारानी, क्या साधना में कोई अड़चन आई है? चू युंजी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरी साधना में कोई अड़चन नहीं आई है। दिव्य युद्ध सम्राट को चू युंजी की ठंडक से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बोला, मैंने सुना है कि तुमने बिना आज्ञा स्वर्ग विकास शिला का प्रयोग करके 9वें राजकुमार को परेशान किया था। ये प्रश्न सुनकर चू युंजी थोड़ी चौंक गई, पर यह उसकी अपेक्षा के भीतर ही था। आखिर स्वर्ग विकास शिला दिव्य युद्ध सम्राट की निधि थी। दिव्य युद्ध सम्राट को जरूर पता चल गया होगा कि उसने इसका प्रयोग किया है। चू युंजी अब इस बात से चिंतित थी कि कहीं दिव्य युद्ध सम्राट को ये तो पता नहीं चल गया कि वीर प्रताप संत बन चुका है। चू युंजी को अपने प्रश्न का उत्तर न देते देख दिव्य युद्ध सम्राट ने कड़ाह से नजर हटाई और चू युंजी की ओर देखा। चू युंजी के शून्य चेहरे को देखकर दिव्य युद्ध सम्राट बोला, 9वां राजकुमार अब भी मेरा पुत्र है, तुम्हारा उसे इस तरह निशाना बनाना क्या उचित है? चू युंजी होश में आए और सीधे बोली, क्या ये वही नहीं है जो महाराज देखना चाहते थे? दिव्य युद्ध सम्राट जानता था कि वह वीर प्रताप से प्रेम करती है। अब जब वह दिव्य युद्ध सम्राट से विवाह करके उसकी महारानी बन गई है, तो दिव्य युद्ध सम्राट कैसे सहन करता कि वह अभी वीर प्रताप के बारे में सोचती रहे। चू युंजी को विश्वास था कि दिव्य युद्ध सम्राट को पहले से ही पता था कि वह स्वर्ग विकास शिला से वीर प्रताप को परेशान कर रही है और वह अब इस बात को उठा रहा है। साफ है कि वह उसे वीर प्रताप को निशाना बनाते देखकर खुश था। दिव्य युद्ध सम्राट शांत स्वर में बोला, महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला कैसे चाहूंगा कि मेरी संगिनी और मेरा पुत्र आपस में उलझे? फिर दिव्य युद्ध सम्राट ने ऐसे स्वर में कहा जिसे टाला नहीं जा सकता था, स्वर्ग विकास शिला बाहर निकालो। चू युंजी ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ कि उसने वीर प्रताप की चेतना से फिर से संबंध जोड़ लिया है। स्वर्ग विकास शिला अब किसी काम की नहीं रही। बस वह आगे चलकर चू युकिन के उपलोक में प्रवेश न करे तो वीर प्रताप को उसकी उपस्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। बिना जरा भी हिचकिचाए चू युंजी ने स्वर्ग विकास शिला निकाल दी। स्वर्ग विकास शिला हवा में तैरने लगी और जल्दी ही उड़कर दिव्य युद्ध सम्राट के हाथ में चली गई। दिव्य युद्ध सम्राट बोला, जो भी हो, 9वां राजकुमार अब भी मेरा पुत्र है। तुमने स्वर्ग विकास शिला से उसकी परीक्षा बिगाड़ दी तो तुम्हारा क्रोध अब शांत हो जाना चाहिए। उसे तियानचेन लोक में अपने हाल पर छोड़ दो और उसके बारे में सोचना बंद करो। दिव्य युद्ध सम्राट की बात सुनकर चू युंजी मन ही मन हंस पड़ी। वह समझ गई थी कि दिव्य युद्ध सम्राट को शुरू से पता था कि वह वीर प्रताप को निशाना बना रही है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे स्वर्ग विकास शिला दी थी। उसने ऐसा केवल इसलिए किया ताकि वह वीर प्रताप से पूरी तरह टूट जाए और उनके एक होने की कोई संभावना न बचे। मूल योजना के अनुसार वीर प्रताप अब एक निकम्मा है जिसके कई पत्नियां हैं। उसकी रक्त शक्ति और भाग्य पूरी तरह बिखर चुके हैं और उसके सम्राट बनने की कोई संभावना नहीं बची है। वह अब दिव्य चंद्र राजवंश लौट भी नहीं सकता। इस तरह वह वीर प्रताप को छोड़ देगी। ये बूढ़ा लोमड़ी सच में बहुत धूर्त है। चू युंजी पहले ही अंदाजा लगा चुकी थी कि दिव्य युद्ध सम्राट उसे वीर प्रताप से बदला लेने क्यों दे रहा था। एक साधना पात्र के लिए बिना किसी अतिरिक्त भावना वाला साधना पात्र ही उत्तम साधना पात्र होता है। अगर उसके मन में अब भी वीर प्रताप के लिए भावनाएं बची रहीं, तो इससे भविष्य में उसके शरीर के भीतर की अव्यवस्था वाली आत्मा की शक्ति छीनने में बाधा आ सकती है। इसलिए वह चाहता है कि उसके और वीर प्रताप के बीच सारे नाते पूरी तरह टूट जाएं। दिव्य युद्ध सम्राट ने चू युंजी की ओर देखा और फिर बोला, लगता है महारानी इन दिनों साधना में मन लगाकर लगी हुई है। दिव्य युद्ध सम्राट को असल में डर था कि चू युंजी उसके इरादे को भांपकर साधना का विरोध न करने लगे, पर लगता है कि चू युंजी की साधना बढ़ रही है और वह आलस नहीं कर रही है। ये सबसे अच्छा है। वह सवारी करने वाला है। एक बार सवारी कर लेने के बाद अगर चू युंजी की अव्यवस्था वाली आत्मा पक जाए तो वह चू युंजी को पात्र बनाकर जल्दी से अपनी शक्ति बढ़ा सकता है और शायद सम्राट से भी ऊंची अवस्था तोड़ सकता है। चू युंजी ने भावहीन स्वर में कहा, महाराज को और कुछ कहना है? अगर नहीं तो मैं वापस जाकर साधना करूंगी। दिव्य युद्ध सम्राट शांत स्वर में बोला, बहुत अच्छा, महारानी का साधना पर ध्यान लगा
जगह पाना अच्छी बात है, मैं तुम्हारा साधना का समय नहीं लूंगा। चू युनजी ने फिर दिव्य युद्ध सम्राट को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं चलती हूँ। इतना कहकर चू युनजी दिव्य युद्ध सम्राट के महल से निकल गई। समय तीर की तरह उड़ गया, पलक झपकते ही 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष साधारण लोगों के लिए लंबा समय होता है, पर अधिकतर साधकों के लिए यह पल भर जैसा ही है। पिछले 10 वर्षों में महान शिया राजवंश ने बहुत तेजी से विकास किया है। अब महान शिया राजवंश के भीतर के सारे जीवन लोग औद्योगिक युग में प्रवेश कर चुके हैं। शायद आत्मा शक्ति की सहायता के कारण इस संसार की तकनीकी विकास की गति उस पृथ्वी से कहीं तेज है जहां वीर प्रताप पहले रहता था। वीर प्रताप का तियानचेन लोक में पुनर्जन्म हुए अभी 200 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं और महान शिया राजवंश पहले ही उस युग में पहुंच गया है जहां आकाश तारा नौकाओं से भरा रहता है। पहले साधकों को तकनीकी विकास में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उनकी अपनी शक्ति सीमित थी। आवागमन को ही ले लो, अधिकतर साधक तलवार पर उड़ सकते हैं, इसलिए वे आवागमन के साधनों को उन्नत करने में रुचि नहीं रखते थे। लोग दूसरे साधन खोजते ही नहीं थे। बाकी औजारों का भी यही हाल था। परिणाम ये होता था कि उत्पादन शक्ति आगे बढ़ती ही नहीं थी। वीर प्रताप के आने के कारण साधकों में धीरे धीरे तकनीक के प्रति रुचि जगी, जिससे और अधिक साधक औद्योगिक क्रांति में जुड़ने लगे। क्योंकि साधकों के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, वे सृष्टि के उन नियमों को आसानी से महसूस कर सकते हैं जिन्हें साधारण लोग पकड़ नहीं पाते। इसी कारण महान शिया राजवंश में हर वर्ष तकनीक में तेज छलांग लगती रही और साधकों की शक्ति निर्माण उद्योग की गति को तेज कर सकती है। कई 100 हाथ ऊंचा गगनचुंबी भवन बनाने को ही ले लो। अगर साधारण लोग घर बनाए तो बड़े से बड़ा निर्माण वाला देश भी इसे कुछ वर्षों से कम में पूरा नहीं कर पाएगा। महान शिया राजवंश की निर्माण टोलियां कई 100 हाथ ऊंचा गगनचुंबी भवन शून्य से शुरू करके बस 10 से कुछ अधिक दिनों में बनाकर उपयोग के लिए तैयार कर देती हैं। इसी तेज गति के कारण महान शिया राजवंश में भारी बदलाव आ गया। अभी महान शिया राजवंश के जीवन लोकों के बीच हर दिन हजारों आकाश नौकाएं आती जाती हैं और इन जीवन लोकों के बीच संपर्क लगातार बढ़ रहा है। दिव्य चावल के कारण जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। बेशक शुरू में जनसंख्या का बढ़ना सामान्य था, आखिर साधारण लोग पेट भर खा पा रहे थे और अधिक समय तक जी रहे थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक साधारण लोग अमर साधना करने लगेंगे, जनसंख्या एक संतुलन पर पहुंच जाएगी। क्योंकि साधकों के लिए संतान होना सरल नहीं होता, इसलिए वीर प्रताप को जनसंख्या बढ़ने की चिंता बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह संतान उत्पत्ति को बढ़ावा देता है। हुआंगशान तारा क्षेत्र की सीमा पर एक दिव्य नौक तेज गति से हुआंगशान तारा क्षेत्र की ओर उड़ रही थी। लुओ युआन दिव्य नौक के तख्ते पर खड़ा था, तियानचेन लोक के निर्देशांक देख रहा था और तुरंत सतर्क हो गया। पिछली बार कुंग यान इसी क्षेत्र के पास गिरा था और रोक लिया गया था, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। कुंग यान से अलग लू यांगहुआ का काम पूरा करने के लिए उसका मूल शरीर और दूसरा शरीर दोनों इस दिव्य नौक पर थे। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर काम पूरा न हुआ तो उसे केवल मृत्यु मिलेगी। ऐसी स्थिति में मूल शरीर को दिव्य चंद्र राजवंश में छोड़ने का कोई अर्थ नहीं था। मूल शरीर और दूसरा शरीर एक साथ काम करेंगे तो काम पूरा होना सरल होगा और लौटने पर लू यांगहुआ उससे परेशान भी नहीं करेगा। उसके प्राण का सार लू यांगहुआ के हाथ में है। अगर वह काम पूरा न कर पाया तो लू यांगहुआ एक ही सोच में उसके मूल शरीर को मार सकता है। इसलिए उसके जीने का एक ही रास्ता है, वीर प्रताप को मारना। लुओ युआन फिर दिव्य नौक से कूद गया, उसे समेट लिया और शरीर से ही शून्य को चीरता हुआ आगे बढ़ा। दिव्य नौक बहुत अधिक दिखती है और आसानी से पकड़ में आ जाती है। अगर वह शरीर से शून्य पार करेगा तो पकड़ा जाने पर भी इस तारा क्षेत्र के लोग शायद उसे बाहरी न समझे। दिव्य नौक समेटने के बाद लुओ युआन पूरी गति से तियानचेन लोक की ओर बढ़ता रहा, पर जैसे ही उसने हुआंगशान तारा क्षेत्र में प्रवेश किया, जो कुछ उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। हुआंगशान तारा क्षेत्र के भीतर जीवन लोकों के बीच अनगिनत दिव्य नौकाएं आ जा रही थीं और ये दिव्य नौकाएं सभी बहुत विशाल थीं। लुओ युआन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने दूर के तारा क्षेत्र में इतनी सारी दिव्य नौकाएं हो सकती हैं। दिव्य चंद्र राजवंश के पास भी इतनी दिव्य नौकाएं नहीं होंगी और ये दिव्य नौकाएं कुछ अजीब लग रही थीं। इनके चलने का तरीका आत्मा शक्ति जैसा नहीं लगता। अगर यह आत्मा शक्ति होती तो नौकाओं से निकलने वाला आत्मा दबाव बहुत प्रबल होता। सतह पर कुछ रक्षा चक्रों से हल्की आत्मा शक्ति निकलने के अलावा नौकाओं के बाकी हिस्सों पर कोई प्रबल आत्मा शक्ति की लहर नहीं थी। अगर ये आत्मा शक्ति से नहीं चल रही थी तो ये दिव्य नौकाएं चल कैसे रही थी? लुओ युआन को लगा जैसे वह किसी दूसरी सृष्टि में आ गया हो। उसने पहली बार लगातार फैली हुई दिव्य नौकाओं की कतार देखी थी। एक पल के लिए लुओ युआन घबरा गया। अगर वह अभी सीधे घुस गया तो शायद उन दिव्य नौकाओं पर बैठे लोगों की नजर में आ जाएगा। अगर न जाए तो लू यांगहुआ का काम पूरा नहीं होगा। एक पल के लिए लुओ युआन दुविधा में फंस गया। वह शून्य में ठहरा रहा, चुपचाप आती जाती दिव्य नौकाओं को देखता रहा, सोच में डूबा रहा। कुछ देर सोचने के बाद लुओ युआन ने फैसला किया कि पहले हुआंगशान तारा क्षेत्र में घुसपैठ करके वहां की स्थिति साफ साफ समझ लेगा, फिर तियानचेन लोक की ओर बढ़ेगा। ये सोचकर लुओ युआन एक जीवन लोक की ओर उड़ चला। अगले कुछ वर्षों तक लुओ युआन महान शिया राजवंश के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहा। उसी समय तियानचेन लोक यान नगर राजमहल चू युकिन के महल के भीतर वीर प्रताप ने
चू युकिन के नितंबों को दबा रखा था और अपने काम में लगा था। पिछले 10 वर्षों में वीर प्रताप ने चू युकिन को न जाने कितनी बार सताया है। जब जब उसे चू युनजी उस दुष्ट स्त्री की याद आती, वीर प्रताप विशेष रूप से प्रचंड हो जाता, पर चू युकिन को अब इसकी आदत पड़ गई थी। भले ही वीर प्रताप निर्मम था, पर वह शरीर को हानि पहुंचाने वाला कुछ नहीं करता था। उसकी सारी निर्ममता उसकी कमर पर केंद्रित थी। चू युकिन और चू युनजी की अभी की साधना को देखते हुए वीर प्रताप जो चाहे कर सकता था, कोई समस्या नहीं थी। उसी समय तियानहोंग महारानी के महल में तियानहोंग महारानी कोमल सेज पर पद्मासन में बैठी थी। उसका शरीर मार्ग की ऊर्जा से चमक रहा था। उसकी चेतना पूरे तियानचेन लोक में फैली हुई थी, जिससे महल में हो रही हर बात उसे साफ साफ पता थी। वीर प्रताप को चू युकिन को सताते हुए महसूस करके तियानहोंग महारानी ने भौहें सिकोड़ ली। उसकी साधना अब संत अवस्था तक लौट आई थी और जिस गति से वह ठीक हो रही थी, उसे देखते हुए अधिक समय नहीं लगेगा कि वह फिर से सम्राट सिद्ध हो जाए। पर जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ रही थी, उसके शरीर के भीतर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी और उसे लगा कि उसके शरीर पर बंधा विवाह का धागा कसता जा रहा है। विशेषकर जब वह महसूस करती कि वीर प्रताप अपनी पत्नियों को सता रहा है, तो उसके शरीर की बेचैनी उसे शांत होकर साधना करने ही नहीं देती थी। अभी उसकी यही दशा थी। तियानहोंग महारानी बहुत पहले समझ गई थी कि उसका शरीर वीर प्रताप के साथ मिलन के लिए इतना क्यों तड़पता है। उस समय वीर प्रताप ने अजगर फीनिक्स वृक्ष की शाखाओं से उसका शरीर बनाया था, पर वीर प्रताप ने जो अजगर फीनिक्स वृक्ष उगाया था वह कोई सीधी चीज नहीं थी। वीर प्रताप की पत्नियां अजगर फीनिक्स चाय पीने के बाद पूरी तरह उसके वश में आ गई थी और उसका शरीर तो अजगर फीनिक्स वृक्ष से ही बना था। अगर उसके पास सम्राट की दिव्य आत्मा न होती तो वह शायद बहुत पहले ही खुद पर नियंत्रण खो बैठती। तियानहोंग महारानी को पूरा संदेह था कि वीर प्रताप ने उससे छल लिया है, पर उस समय वह उड़ती इंद्रधनुष दिव्य नौक की आत्मा थी, तो वीर प्रताप का एक आत्मा पर कोई मंसूबा होना संभव नहीं था। पर जो भी हो, जो होना था वह हो चुका है। असल में इस मुसीबत से निकलना असंभव नहीं है। सबसे अच्छा उपाय है सम्राट अवस्था तोड़ना। एक बार वह फिर से सम्राट सिद्ध हो गई तो वह अपनी शक्ति से नया शरीर रच सकेगी और इस तरह अजगर फीनिक्स वृक्ष के असर से मुक्त हो जाएगी। पर एक नई समस्या खड़ी हो गई है। अगर वह इसी शरीर से फिर से सम्राट सिद्ध होना चाहती है तो उसे शरीर के भीतर की बेचैनी शांत करनी होगी और इस शरीर को शांत करने का एक ही उपाय है, वीर प्रताप के साथ वैवाहिक संबंध बनाना। महारानी होने के नाते तियानहोंग महारानी के पास महारानी का गौरव था और वह स्त्री पुरुष के बीच की ऐसी तुच्छ इच्छाओं को हमेशा नीची नजर से देखती थी और उसकी दृष्टि में भोग विलास में डूबने से साधना पर गंभीर असर पड़ना तय है। भले ही उसने देखा था कि पिछले वर्षों में वीर प्रताप की साधना की अवस्था तेजी से बढ़ रही है और प्रेम के सुखों का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा, फिर भी उसे लगता था कि भले ही वीर प्रताप अभी जल्दी जल्दी अवस्था तोड़ रहा हो, जब वह महासम्राट अवस्था तक पहुंचेगा तो अंतिम कदम पर अटक जाएगा। साधना संसार में कई प्रतिभाशाली लोग शुरू में साधना की अवस्था ऐसे बढ़ाते हैं जैसे पानी पी रहे हो। ऐसे भी बहुत हैं जो 10,000 वर्ष से कम में अर्ध सम्राट अवस्था तोड़ लेते हैं, पर कुछ लोग अर्ध सम्राट अवस्था पर पहुंचकर आगे बढ़ ही नहीं पाते। कारण सीधा है, उन्होंने शुरू की साधना में छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि बस साधना की अवस्था जल्दी बढ़ जाए, बाकी किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं, मन चाहे जैसे भोग कर लो। परिणाम ये होता है कि जब वे महासम्राट अवस्था पर पहुंचते हैं तो उनके पास अपना कोई मार्ग नहीं होता और वे अर्ध सम्राट अवस्था पर पछताते रह जाते हैं। बात तो सही है, पर इस समय तियानहोंग महारानी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। महासम्राट की बची हुई आत्मा भी महासम्राट की शक्ति लौटने से पहले शरीर के बदलावों से प्रभावित हो जाती है। तियानहोंग महारानी के मन में बार बार वीर प्रताप की छवि घूम रही थी, मानो वीर प्रताप चू युकिन को नहीं उसी को छेड़ रहा हो। यह महसूस करके कि वह साधना में भटकने वाली है, तियानहोंग महारानी ने जल्दी से सांस रोककर मन को एकाग्र किया। अगले ही पल तियानहोंग महारानी के शरीर से आत्मा ऊर्जा की धाराएं निकली और पल भर में पूरे यान नगर पर छा गई। तियानचेन लोक के लोग ऐसी बातों के आदी हो चुके थे। एक पल चौंकने के बाद वे अपने अपने काम में लग गए। वीर प्रताप भी एक पल के लिए ठिठक गया। होश में आते ही वह अपना काम जारी रखते हुए बोला, लगता है एक और पत्नी ने अवस्था तोड़ ली है। इतना कहकर वीर प्रताप ने चू युकिन के नितंब पर थाप मारी। किन्नर, आजकल तुम साधना में आलस कर रही हो। देखो तुम्हारी दूसरी बहनों को, जिनकी साधना तुमसे कम थी, वे भी तुम्हारे बराबर पहुंचने वाली हैं। ये सुनकर चू युकिन ने थोड़ा सिर घुमाया। उसका चेहरा लाल था, वह वीर प्रताप को घूर रही थी, मानो बोल न पा रही हो। सुंदरी के शिकायत भरे रूप को देखकर वीर प्रताप के हृदय में इच्छा फिर भड़क उठी और उसने अपना वेग और तेज कर दिया। ... महान शिया राजवंश के बारे में जानकारी इकट्ठा करते करते कई वर्ष बीत गए। लुओ युआन आखिरकार महान शिया राजवंश की स्थिति समझ गया। जब उसे पता चला कि वीर प्रताप ने महान शिया राजवंश की स्थापना कर ली है और पहले ही संत अवस्था तोड़ चुका है, तो लुओ युआन पूरी तरह टूट गया। लुओ यांगहुआ ने उसे वीर प्रताप की हत्या करने भेजा था, पर वीर प्रताप तो पहले ही संत बन चुका है। ये तो छोड़ो कि वीर प्रताप के पास अर्ध सम्राट स्तर का रक्षक है, अर्ध सम्राट के बिना भी प्रत्यावर्तन शून्य अवस्था का साधक वीर प्रताप को मार नहीं सकता। और लू यांगहुआ के अंगरक्षक होने के नाते वह अच्छी तरह जानता था
कि पिछले जन्म में वीर प्रताप कितना भयानक था। अब जब वीर प्रताप की साधना लौट आए है, अगर वह वीर प्रताप की हत्या करने गया तो ये पतंगे के आग में कूदने जैसा होगा। विशाल संसार। एक मदिरालय के भीतर खिड़की वाले एकांत कक्ष में लुओ युआन मदिरा पी रहा था और बीच बीच में बाहर आकाश में भरी हुई आत्मा शक्ति से चलने वाली उड़न गाड़ियों की ओर देख लेता था। उससे संदेह था कि अगर वह महान शिया राजवंश की बातें लू यांगहुआ को बताएगा तो कहीं लू यांगहुआ ये तो नहीं सोचेगा कि वह काम पूरा न करने का बहाना बना रहा है। आखिर महान शिया राजवंश की बातें बहुत अविश्वसनीय थीं। कहा जाता था कि वीर प्रताप के पास न केवल एक अर्थ सम्राट है बल्कि एक महासम्राट भी है। कहा जाता था कि वीर प्रताप उस अर्थ सम्राट को वश में कर पाया क्योंकि वीर प्रताप के पीछे वाले महासम्राट रक्षक ने दखल दिया था। ये खबरें लुओ युआन के लिए बहुत बड़ा झटका थी। उसने कभी नहीं सुना था कि दिव्य युद्ध सम्राट की परीक्षा देने वाले किसी राजकुमार के पीछे सम्राट स्तर का रक्षक हो। अगर वीर प्रताप के पीछे सच में सम्राट स्तर का रक्षक है तो इसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि दिव्य चंद्र राजवंश के किसी सम्राट ने वीर प्रताप का पक्ष ले लिया है। साधारणतः राजघराने का सम्राट आसानी से पक्ष नहीं चुनता। अगर सम्राट पक्ष चुन ले तो दिव्य युद्ध सम्राट को आसानी से संदेह हो जाता है। दिव्य युद्ध सम्राट अभी जीवित है और तुम उसके अधीन एक सम्राट खुलेआम पक्ष ले रहे हो। तुम करना क्या चाहते हो? क्या विद्रोह की योजना है? पर अगर किसी राजकुमार के पीछे सच में एक शक्तिशाली सम्राट खड़ा हो तो उस राजकुमार का युवराज पद लगभग पक्का समझो। लुओ युआन की दृष्टि में वीर प्रताप की इतनी पत्नियां और इतनी संतानें होने पर भी वह इतने कम समय में संत अवस्था तोड़ पाया। इसका कारण शायद यही था कि वह महासम्राट रक्षक उसे सहारा दे रहा था। दिव्य युद्ध सम्राट की संतानों का रक्त विशेष है। जितनी संतानें होंगी उतनी ही रक्त शक्ति और भाग्य घटता है। इतनी संतानों के साथ वीर प्रताप का भाग्य और रक्त शक्ति बहुत कमजोर हो जानी चाहिए थी, फिर भी वह संत अवस्था तोड़ पाया। सोच सकते हो कि उस सम्राट ने वीर प्रताप को कितना सहारा दिया होगा। लुओ युआन तो ये भी सोच रहा था कि क्या उसे लू यांगहुआ को वीर प्रताप के बारे में बताना चाहिए या नहीं। अभी की स्थिति देखकर वीर प्रताप का युवराज बनना तय लगता है। दिव्य युद्ध सम्राट ने खुद कहा था कि जो पहले संत अवस्था तोड़ेगा वही आगे चलकर उत्तराधिकारी होगा। जब वीर प्रताप पहले ही संत बन चुका है तो बस ये खबर दिव्य चंद्र राजवंश तक पहुंच जाए और दिव्य युद्ध सम्राट के कानों में पड़ जाए। क्या वीर प्रताप को दिव्य चंद्र राजवंश का युवराज घोषित नहीं कर दिया जाएगा? दिव्य चंद्र राजवंश के युवराज से बैर लेने का अंत बुरा ही होगा, पर उसके प्राण का सार लू यांगहुआ के हाथ में है। अगर लू यांगहुआ को उसके विश्वासघात का पता चल गया तो उसका अंत भी अच्छा नहीं होगा। उसी समय लुओ युआन के मन में अचानक एक विचार आया और मदिरा का पात्र पकड़े हुए उसका हाथ हवा में रुक गया। अगर वीर प्रताप के पास सच में सम्राट स्तर का रक्षक है तो अगर वह सम्राट हाथ बढ़ाए तो क्या वह उसके प्राण सार को फिर से गढ़ने में सहायता कर सकता है, या फिर वह उसका शरीर नया बना दे जिससे उसके पुराने प्राण सार का खतरा मिट जाए। पर यह बहुत बड़ा जुआ है। एक और वह पक्का नहीं कह सकता कि वीर प्रताप के पास वाले महासम्राट रक्षक हाथ बढ़ाएंगे या नहीं। दूसरी ओर भले ही वह खुद चलकर वीर प्रताप से जुड़ जाए, वीर प्रताप उसे स्वीकार करे यह जरूरी नहीं। वीर प्रताप की अभी की शक्ति को देखते हुए वह एक प्रत्यावर्तन शून्य अवस्था का साधक हो या न हो बराबर है। पूरे महान शिया राजवंश में प्रत्यावर्तन शून्य अवस्था के साधक अनगिनत हैं। बहुत सोच विचार के बाद लुओ युआन ने अपना फैसला कर लिया। तियानचेन लोक महान शिया आकाश विकास कंपनी का निर्माण कारखाना। वीर प्रताप के सामने 1 दर्जन से अधिक तारा नौकाएं एक साथ बन रही थीं। वीर प्रताप हवा में खड़ा होकर उन तारा नौकाओं को देख रहा था। उस समय बाई छिन वीर प्रताप के बाईं ओर थी, जबकि दाईं ओर एक लंबी स्त्री खड़ी थी जिसने अंगरखा, पतलून और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। वीर प्रताप के दाईं ओर वाली स्त्री तेजस्वी थी, उसमें एक कुशल नायिका का तेज था। वीर प्रताप ने उसकी ओर मुड़कर देखा, मुस्कुराकर बोला, तुमने सभापति का काम अच्छा किया है। बस 10 से कुछ अधिक वर्षों में आकाश विकास कंपनी इस स्तर तक पहुंच गई है। लू हुआन मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद पिताजी प्रशंसा के लिए। लू हुआन वीर प्रताप की संतानों में दूसरी थी। जब लू हुआन का जन्म हुआ था तो झो शियाओ बहुत चिंतित थी कि पुत्र न होने से वीर प्रताप नाराज न हो जाए। पर वीर प्रताप लू हुआन को लू चांगफेंग से कम प्रेम नहीं करता था। आखिर वह उसकी पहली पुत्री थी। लू हुआन जो चाहती वीर प्रताप लगभग सब पूरा कर देता और लू हुआन के बड़ी होने के बाद भी वीर प्रताप ने उससे कभी वह काम करने को नहीं कहा जो उसे पसंद न हो। 10 से कुछ अधिक वर्ष पहले लू हुआन ने खुद आगे बढ़कर आकाश विकास कंपनी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका वीर प्रताप ने पूरा समर्थन किया। लू हुआन के नेतृत्व में आकाश विकास कंपनी महान शिया राजकीय कोष के बाद सबसे बड़ा उद्यम बन गई है। वीर प्रताप को आजकल कोई काम नहीं था तो उसने सोचा कि अपनी संतानों को देख आए कि वे क्या कर रही हैं। लू हुआन की आकाश विकास कंपनी उसका पहला पड़ाव थी। वीर प्रताप को लू हुआन की योग्यता पर पूरा भरोसा था। वह आकाश विकास कंपनी को इस स्तर तक ले आई है। ये केवल महान शिया राजघराने के सहारे से नहीं हुआ है। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर पूछा, हुआन तुम बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हारा? वीर प्रताप की बात पूरी होने से पहले ही लू हुआन ने जल्दी से टोक दिया, पिताजी मेरा मन कंपनी में लगा है, मुझे साधना साथी ढूंढने
को मत कहिए। हर बार जब लू हुआनहुआन राजधानी लौटती तो उसकी माँ उससे साधना साथी के बारे में पूछती, जिससे लू हुआनहुआन को बहुत सिर दर्द होता था। वीर प्रताप ने खासकर कहा, पिता ने तो बस यूं ही पूछ लिया, तुम जीवन भर साधना साथी न ढूंढो तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। जैसे ही वीर प्रताप कुछ और कहने वाला था, एक राजकीय रक्षक उसके पास आया और बोला, महाराज, एक साधक जो खुद को दिव्य चंद्र राजवंश से आया बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है। राजकीय रक्षक सैनिक की बात सुनकर वीर प्रताप चौंक गया। दिव्य चंद्र राजवंश के साधक? क्या ऐसा तो नहीं कि दिव्य युद्ध सम्राट को मेरी बात पहले ही पता चल गई है? अगर ऐसा है तो सच में बहुत भयानक बात होने वाली है। दिव्य युद्ध सम्राट ने अपनी संतानों को परीक्षा के लिए बाहर भेजा था, मुख्य रूप से सवारी के लिए सबसे उत्तम उम्मीदवार चुनने के लिए। अब जब वह संत बन चुका है तो दिव्य युद्ध सम्राट जरूर उसके शरीर पर नजर रखेगा। कुछ पल सोचने के बाद वीर प्रताप ने राजकीय रक्षक सैनिक से पूछा, उसने कहा क्या था कि वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है? राजकीय रक्षक सैनिक ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास महाराज को बताने के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। वीर प्रताप ने कुछ सोचा और फैसला किया कि जाकर देखे कि सामने वाला उससे क्या चाहता है। फिर पूछा, वो व्यक्ति अभी कहाँ है? राजकीय रक्षक सैनिक बोला, स्वर्गीय अग्निलोक में। वीर प्रताप मुस्कुराकर लू हुआनहुआन की ओर मुड़ा, हुआनहुआन, पिता को दूसरा काम आ गया है, अब चलता हूँ। लू हुआनहुआन बोली, जी पिता। सम्राट को सादर विदा। बिना हिचकिचाए वीर प्रताप ने हाथ हिलाया और आकाश द्वार के सामने पहुंच गया। फिर वह और बाई छिंद छिंद आकाश द्वार से होते हुए स्वर्गीय अग्निलोक पहुंच गए। स्वर्गीय अग्निलोक राजमहल के भीतर 100 फूल उद्यान में मु झेंग छिंग मंडप में बैठा था। उसकी नजर सामने बैठे लू युआन पर टिकी थी। कुछ दिन पहले इस व्यक्ति ने महान शिया राजवंश की एक गश्ती तारा नौक को रोका था। कहा था कि उसे स्वर्गीय सम्राट को एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। शुरू में युद्ध अजगर सेना के लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आजकल तो युद्ध अजगर सेना में भी बहुत कम लोग हैं जो स्वर्गीय सम्राट से मिल पाते हैं। कोई भी अचानक आकर युद्ध अजगर सेना की गश्ती तारा नौक रोक दे और सोचे कि वह स्वर्गीय सम्राट से मिल लेगा, इतना सरल नहीं था। ये देखकर कि युद्ध अजगर सेना के सैनिक टस से मज नहीं हो रहे, उस व्यक्ति ने खुद ही स्वर्गीय सम्राट की दूसरी पहचान उजागर कर दी। उसने कहा कि उसके पास दिव्य चंद्र राजवंश की खबर है जो स्वर्गीय सम्राट को बतानी है, और अगर खबर पहुंचने में देर हुई और स्वर्गीय सम्राट नाराज हुआ तो वे सब जिम्मेदार होंगे। संयोग से उस गश्ती तारा नौ पर काली अजगर पवित्र भूमि के लोग भी थे और उनमें से एक को वीर प्रताप की पिछले जन्म की पहचान के बारे में कुछ पता था। जब उसने सुना कि इस व्यक्ति ने वीर प्रताप की पिछले जन्म की पहचान का उल्लेख किया है तो उसने तुरंत इसे गंभीरता से लिया और खबर राजकीय रक्षकों तक पहुंचा दी। वह आखिरकार इच्छा अनुसार राजधानी के राजमहल तक पहुंच गया। उस समय मु झेंग छिंग बोला, मुझे बहुत जिज्ञासा है, आखिर तुम हो कौन? लू युआन शांत स्वर में बोला, स्वर्गीय सम्राट के आने तक मैं तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। लू युआन को बोलने को तैयार न देखकर मु झेंग छिंग ने और पूछना व्यर्थ समझा। आखिर यह स्वर्गीय सम्राट से जुड़ी बात थी। वैसे भी स्वर्गीय सम्राट जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाले हैं, तब तक उसे बस इस व्यक्ति पर नजर रखनी है ताकि वह कोई चाल न चल सके। कुछ ही पल बाद 100 फूल उद्यान में दो आकृतियां प्रकट हुई। वीर प्रताप के प्रकट होते ही लू युआन ने तुरंत वीर प्रताप से निकलने वाला संत का दबाव महसूस कर लिया। लू युआन चौंक गया। वीर प्रताप सच में संत बन चुका है। ऐसे में वीर प्रताप का युवराज पद लगभग पक्का है। लगता है उसका फैसला सही था। अगर वह लू यांगहुआ के साथ रहता तो उसका अंत भी कुंग यान जैसा ही होता। अब देखना है कि वीर प्रताप का रुख क्या है। 100 फूल उद्यान में प्रवेश करते ही वीर प्रताप ने लू युआन की ओर देखा। पिछले जन्म की यादें खो देने पर भी वह तुरंत लू युआन को पहचान गया। पिछले जन्म में दिव्य चंद्र राजवंश में वह लू युआन से कई बार मिल चुका था और जानता था कि लू युआन लू यांगहुआ के निकट का व्यक्ति है। वीर प्रताप ने सीधे पूछा, सेनापति लू, अगर मुझे सही याद है तो तुम मेरे 5वें भाई के यहाँ काम करते थे, है न? ये प्रश्न सुनते ही लू युआन तुरंत खड़ा हो गया। एक घुटने पर बैठकर वीर प्रताप को प्रणाम किया और बोला, महाराज को प्रणाम। लू युआन ने सीधे वीर प्रताप को दिव्य चंद्र राजवंश के शासक के रूप में संबोधित नहीं किया। वीर प्रताप ने पहले ही इस दूर के स्थान पर एक राजवंश स्थापित कर लिया है। अगर वह सीधे वीर प्रताप को पिछले जन्म के शासक के रूप में पुकारता तो शायद वीर प्रताप को बुरा लगता। वीर प्रताप ने फिर पूछा, क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे अच्छे भाई ने तुम्हें मेरे पास संदेश देने भेजा है? लू युआन बोला, महाराज, मैं विशेष रूप से आपकी शरण में आने आया हूँ। लू युआन की बात सुनकर वीर प्रताप चौंक गया। शरण में आना? लू युआन लू यांगहुआ का निजी रक्षक है। लू यांगहुआ का निजी रक्षक बनने के लिए लू युआन का प्राण सार लू यांगहुआ के हाथ में होना चाहिए। लू युआन मुझसे शरण मांगने कैसे आ गया? वीर प्रताप ने भौहें थोड़ी सिकुड़ी, फिर बोला, सेनापति लू, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे 5वें भाई के निजी रक्षक हो। तुम मेरे पास शरण मांगने आए हो। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा? लू युआन कुछ बोल पाता उससे पहले वीर प्रताप फिर बोला, और तुम्हारा प्राण सार भी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम मेरी शरण में आने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे 5वें भाई को पता चल गया तो वो तुम्हें उसी क्षण मार डालेगा? लू युआन बोला, महाराज
महाराज को शायद पता नहीं है, दिव्य युद्ध सम्राट ने पहले ही राज आदेश जारी कर दिया है कि जो पहले संत अवस्था तोड़ेगा वही दिव्य चंद्र राजवंश का युवराज होगा। अब जब महाराज संत बन चुके हैं तो महाराज ही दिव्य चंद्र राजवंश के अगले स्वामी होंगे। मैं महान शिया राजवंश में कुछ समय से हूँ। मैंने सुना है कि महाराज के पास सम्राट स्तर का रक्षक है। अगर महाराज मुझे स्वीकार कर ले, बस महाराज के पीछे वाले रक्षक के हाथ बढ़ाने भर से मेरा प्राण सार फिर मेरे प्राणों को संकट में नहीं डाल पाएगा। ये सुनकर वीर प्रताप फिर चौंक गया। वह सोच रहा था कि लुओ युआन अचानक शरण मांगने क्यों आ गया। तो बात ये थी कि लुओ युआन को लगा कि लु यांगहुआ का कोई भविष्य नहीं है और वह पक्ष बदलना चाहता है। होश में आकर वीर प्रताप हंस पड़ा और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम इतने योग्य हो कि तुम्हारे लिए महासम्राट स्तर का रक्षक हाथ बढ़ाए? लुओ युआन बोला, मेरे पास 5वें राजकुमार के कई गुप्त रहस्य हैं, विशेषकर वे काम जो उसने महाराज के साथ किए थे। मुझे विश्वास है महाराज को उनमें रुचि होगी। वीर प्रताप ने कुछ सोचा। वह अभी महान शिया राजवंश में है और दिव्य चंद्र राजवंश के बारे में अधिक नहीं जानता। भले ही चू युंजी और चू युकिन की चेतना जुड़ी हुई है, वह चू युकिन के माध्यम से दिव्य चंद्र राजवंश की कुछ बातें जान सकता है, पर एक और वह और चू युंजी अभी आमने सामने नहीं आए हैं। अभी वह ऐसा दिखावा कर रहा है कि उसे पता नहीं है कि चू युंजी और चू युकिन की चेतना जुड़ी हुई है। दूसरी ओर चू युंजी महान शिया राजमहल में ही रहती है और महल के बाहर क्या हो रहा है इसकी उसे अधिक जानकारी नहीं है। भले ही वह चू युंजी से आमना सामना कर ले, वह अधिक सूचना नहीं दे पाएगी, विशेषकर उसके भाइयों की गतिविधियों के बारे में। लुओ युआन एक अच्छा मोहरा है। फिर वीर प्रताप बोला, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बातों ने मुझे प्रभावित कर दिया है। ठीक है, मैं तुम्हारी निष्ठा स्वीकार करता हूँ। वीर प्रताप के मान जाने पर लुओ युआन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। तभी लुओ युआन कुछ और बोल पाता, उससे पहले वीर प्रताप ने अचानक हाथ उठाया और उसके हाथ में हरी शक्ति लगातार घूमने लगी। अगले ही पल वह हरी शक्ति सीधे लुओ युआन के शरीर में समा गई। लुओ युआन एक पल के लिए चौंक गया। उसे लगा कि वीर प्रताप ने अपना मन बदल लिया है और उसे मिटाना चाहता है, पर अगले ही पल उसे समझ आया कि वह गलत समझ बैठा था। जैसे ही हरी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश की, उसका प्राण सार सच में फिर से जीवित होने लगा। ये देखकर लुओ युआन स्तब्ध रह गया। ये कैसी शक्ति है जो किसी के प्राण सार को फिर से जीवित कर सकती है? अगर महासम्राट के पास ऐसा साधन होता तो शायद वह इतना चौंकता नहीं। आखिर उसने वीर प्रताप की शरण लेने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि वीर प्रताप के पीछे महासम्राट रक्षक है, पर वीर प्रताप ने महासम्राट रक्षक की सहायता के बिना ही उसके प्राण सार को सुधार दिया। वीर प्रताप की नील लकड़ी दीर्घायु विधि तो बची हुई आत्मा को भी फिर से जीवित कर सकती है, फिर केवल प्राण सार खो देने की बात ही क्या है। जब प्राण सार चला गया है तो बस एक नई बूंद बना दो, इससे मूल प्राण सार निष्प्रभावी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।